नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी नीरज की है। नीरज झारखंड के रहने वाले और ये घटना उनके साथ में घटी थी जनवरी 2009 में, जब सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। नीरज बताते हैं कि मैं एक रिश्तेदार के पास गया हुआ था। एक हमारे जानने वाले की घर में मौत हो गई थी और उसी मातम में मैं गया था। लेट हो चुका था। मैं करीब 11 बजे उनके यहाँ से लौट रहा था। मेरे पास में अपनी बाइक थी और वहाँ से जो मेरा घर था ना, वो था 9 किलोमीटर की दूरी पर। एक तो वहाँ पर काफ़ी लेट हो चुका था और ऊपर से सर्द मौसम था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं गर्म कपड़ा तो पहन रखा था, लेकिन ठंडी हवा ऐसी थी कि अंदर गर्म कपड़े को भेद करके भी ऐसा लगता था कि बदन को अब काट डालेगी। इतना सर्द हवाएं चल रही थी। मैं अपने आप को सर्द लहरों से बचाते हुए, ठंडी हवा से बचाते हुए बाइक तेज चलाता तो और लगती थी। तो बाइक मैं थोड़ा कम स्पीड पर और मैं चलाता हुआ अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी मुझे सामने रोड पर एक लड़की, जवान लड़की, उम्र 25 से 30 साल के बीच, मुझे रोक रही थी, हाथ दे रही थी। वो ज़रूरतमंद थी, शायद उसको कहीं आगे जाना था। हमें ऐसे लिफ्ट तो दे दिया करता था। कोई भी बुजुर्ग हो, कोई महिला हो, कोई लेडीज हो, ये इतना तो काम मैं जरूर कर लेता था। मैं देखा कि ये ज़रूरतमंद है, अभी कोई साधन रोड पर नहीं है, तब मैं बाइक रोक लेता हूँ। बाइक रोकते ही वो लड़की मेरे पास दौड़ी आती है। वो इधर उधर नहीं, मेरे बाइक के सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं हेलमेट डाला हुआ था। बिना हेलमेट को मैं बाइक चलाता नहीं था, लेकिन वो मेरे बाइक के आगे खड़ी होकर के बार बार मेरी तरफ देख रही थी, कभी इधर कभी उधर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये किसको ढूंढ रही है। अगर इसको जाना होता तो मुझसे लिफ्ट मांगती। मैं बाइक रोक दिया तो मेरे बाइक के सामने आके खड़ी होकर के और मेरा चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। मैं हेलमेट लगाए हुए था, इंजन स्टार्ट था, हेडलाइट जल रही थी। मैं देख रहा था कि वो लड़की बार बार मेरी तरफ देख रही है, कभी दाएं से कभी बाएं से। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर उसको कहीं जाना था या फिर किसी को ढूंढ रही थी। तब मैं अपना हेलमेट निकालता हूँ। जब मैं निकालता हूँ ना, तब वो लड़की मेरी तरफ और घूर के देखती है, जैसे कोई किसी को ढूंढ रही हो। अचानक उसको लगता है कि हाँ, यही व्यक्ति है, जैसा मैंने समझा था। लेकिन उसके चेहरे पर निराशा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। शायद वो जिसको ढूंढना चाहती थी वो तो मैं था ही नहीं। लेकिन मैं उस टाइम ये सब समझ नहीं पाया था। मुझे लगा कि एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से आधी रात का वक्त और ठंडी हवा, और सबसे कमाल की बात थी कि उसके जिस्म पर कोई सर्दियों का कपड़ा नहीं था। इतनी ठंडी रात में और बिना गर्म कपड़े के और रोड पर कैसे भटक रही है? क्या उसको ठंड नहीं लग रही? मैं तो इतने गर्म कपड़े डाल रखा था और फिर भी मुझे ठंड का एहसास हो रहा था। तो कौन है ये? लेकिन उन टाइमों में मैं भूत प्रेत ऐसी शक्तियों पर विश्वास करता नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी शक्ति कभी देखा नहीं था। और जब तक मैं ना देख लूं, मुझे किसी बात पर यकीन नहीं होता था। मैं ऐसे ही इंसान था। अभी तक मैं उसको पहचान नहीं पाया कि आखिर वो है कौन। क्या मतलब था बाइक रुकवाने का। जब अब उसको चेहरे पर मुझे निराशा दिखने लगी, उसके चेहरे पर, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उससे पूछ लिया कि मैडम जी, आपको कहीं आगे जाना है या फिर आप किसी को ढूंढ रही थी? वो जैसे दुविधा में पड़ी हुई थी। तब मैं दोबारा सवाल को दोहराता हूँ कि मैडम, अगर आपको जाना कहीं है तो आप मेरे साथ में चल सकती हैं। मेरे टाइम को क्यों नुकसान कर रही हो? मैं तो पहले ही लेट हुआ पड़ा और ऊपर से आप मुझे लेट करा रही हो। अगर नहीं जाना है तो आप साइड में हट जाइए, और चलना है
तो पीछे बैठ जाइए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अपना घर पहुंचना चाहता हूं और मुझे ठंड भी लग रही है। अचानक वो लड़की दुविधा में फंस गई थी, जैसे वो मेरे साथ में जाए या फिर इंतजार करे। मैं उसका दुविधा नहीं समझ पा रहा था। और तब शायद उसने सोच लिया कि उसको क्या करना है। और तब वो मेरी बाइक पर बैठ गई। मैं पूछा कि आप कहाँ जाओगी आप? और तब मैंने पहली बार उसको बोलते हुए सुना कि मैं आगे तक जाऊंगी। एक जगह का वो नाम बताई जो मेरे बस्ती से भी आगे था। तब मैं उसको कहने लगा कि देखिए, मैं आगे तक तो नहीं जाऊंगा। मैं अपने बस्ती का नाम बताया कि मैं बस्ती तक ही अपना बाइक, अब इससे आगे थोड़ी जाऊंगा मैं। अब वहाँ से आप कैसे जाएंगी? वो जगह तो काफ़ी दूर है। और तब कहने लगी मैं कोई ना कोई मैनेज कर लूँगी, जैसे आप मिल गए कोई और मिल जाएगा। मैं समझ गया कि अब इसको लिफ्ट का सहारा है। लिफ्ट के सहारे ये अब मेरे साथ भी चल रही है। और जहाँ मैं छोड़ूंगा अपने बस्ती के पास में, वहाँ से अब ऐसे ही मेरे जैसे कोई अब लिफ्ट मांगेगी और कोई लिफ्ट दे देगा, निकल जाएगी। मुझे क्या है, मुझे बस ये लग रहा था कि मैं जितना जल्दी घर पहुँच जाऊँ, घर में रजाई के अंदर घुस जाऊँ। ठंड से मेरे हाथ पैर एकदम सिकुड़े हुए थे। बाइक चलाने का दिल नहीं कर रहा था, ऊपर से ठंडी हवा का कहर था। मैं बातचीत करते उस लड़की से अब आगे बढ़ रहा था। हालांकि जो कहूँ ना कि जबड़ा सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। जब मैं बोलने की कोशिश करता था ना, तो ठंडी हवा मुझे बोलने के लिए मना करती थी। लेकिन मैं उस जवान लड़की को देख करके थोड़ा अचंभित था कि आधी रात का वक्त है, ये लड़की अकेले क्यों घूम रही है। पूछना जरूरी था। तभी मैं उससे सवाल पूछ रहा था कि मैडम, इतनी रात को आप अकेले क्यों हैं? आपका परिवार के साथ कोई क्यों नहीं है? तब वो कहने लगी कि मेरे परिवार में, अब मैं क्या बताऊं, मेरे परिवार के जो बड़े लोग हैं वो शहर में गए हुए हैं कोई ज़रूरी काम से। मैं भी शहर से लौट रही थी। लेकिन मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, जो कुछ बताना चाहती है झूठी बता रही है। खैर मुझे क्या, मुझे उससे कौन सा रिश्तेदारी करनी थी। मैं भी अपना बाइक आगे बढ़ाते हुए जब मेरा बस्ती आ गया, तब मैं बाइक रोक देता हूँ। जब मैं बाइक रोका ना, तो मेरे अलावा सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की बिना गर्म कपड़े की थी। मेरे मन में दया आ गई। अब मैं कहने लगा कि देखिए, ये जो यात्रा है ना आपका बहुत आगे तक है, अभी वक्त लगेगा और आपके पास में गर्म कपड़े हैं नहीं। देखिए मेरे पास में घर है, लेकिन अगर आप जाना चाहो तो अब आपकी मर्जी है। अगर आप मेरे साथ चलना चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रात गुजारने के लिए मैं शरण दे सकता हूँ। सुबह में आप साधन में मिल जाएगा और आराम से आप उस जगह पहुँच भी जाएंगे। आप देख लो, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। आपकी इच्छा है तो हमारे घर चलो, और नहीं आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे इंतज़ार करो, क्योंकि मुझे घर पहुँचना है। मेरी अब तबीयत सही नहीं लग रही है, ठंड लग रही है। मैं सब कुछ बता दिया। लेकिन उस लड़की को जैसे ठंड बिल्कुल नहीं लग रहा था जो मैं देख रहा था। और तब वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे नहीं लग पा रहा कि अब इतनी रात को मुझे कोई अब साधन मिलेगी। कहाँ पर आपका घर है? जैसे वो बोली, मैं तो अब सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी हाँ अब बोल देगी। मेरा 2 घर था। एक में हमारा परिवार रहता था और एक में हम रहते थे, मैं और मेरे भाई अब गया था बाहर में। जो दूसरा घर था मेरा, अब बैठक था। अब बैठक में 2 कमरे थे, एक में मैं रहता था, एक मेरा भाई। अब बाकी जो दूसरा घर था जिसमें मेरी चाची चाचा अब और भी परिवार थे, वो सब रहते थे। बस हम खाना खाने के लिए अपने उस घर में जाते थे। अब बाकी रहना, अब सब कुछ करना इस नए घर में था। ये नया घर ही बना था कुछ महीना पहले, और दोनों भाइयों ने हम इस दोनों घर को कब्जा कर लिया था। हम इसी घर में जाते रहते थे। मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं उस घर में ले जाऊं। लेडीज है, मुझे ठीक नहीं लग रहा था इस घर में।
तब मैं जब घर के पास पहुंचता हूं, अपने नए घर के पास में, ताकि मैं बाइक खड़ा कर दूं, क्योंकि अंदर जो गलियां थी, अब इतनी रात को अब बाइक कौन लेके जाएगा गलियों के अंदर में। अब मैं कहने लगा, देखिए 2 मिनट रुकिए, ये मेरा है घर, यहाँ मेरा परिवार नहीं रहता है, परिवार अलग घर पे रहता है। मैं ज़रा बैग वैग रख लूँ, इसके बाद मैं आपको अपने परिवार के साथ वहाँ पर कर दूँगा, आप उनके साथ में रात बिता लीजिएगा, वहाँ कंबल भी सब कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि जेंट्स रहते हैं ना यहाँ पर, कोई लेडीज़ नहीं रहती है। तब वो लड़की कहने लगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर भी रह जाऊँगी। मैं अचंभित था, मैं उसको बार बार समझा रहा था कि देखिए यहाँ कोई लेडीज नहीं है, मैं हूँ अकेले, आज तो मेरा भाई भी नहीं है, शहर गया हुआ है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, एक जेंट्स के साथ में आप रात बिताएंगी, क्या आपका ईमान इस बात को स्वीकार करता है? तब वो कहने लगी, हाँ हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्यों परेशान होंगे, आप जहाँ सो रहे हैं और वहीं पर मैं भी जगह बना लूँगी, मैं भी, अब रात ही तो काटना है, क्यों आप उस घर में मुझे लेके जाएंगे। वाकई में वो लड़की मेरे ऊपर में अब कोई जादू कर रही थी, उसकी बातों से मैं प्रभावित होती जा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था, ऐसा मुझे उसने प्रभावित किया ना कि मैं उसके सौंदर्य के जाल में फंस चुका था। लड़की मुझे अच्छी लगने लगी, अब मुझे लगने लगा कि अरे जब लड़की राजी है तो मैं क्यों भाग रहा हूँ, जब मेरे साथ रात बिताना चाहती है तो जब उसको इतराज नहीं है तो मुझे क्यों इतराज। जैसे मेरे मन के अंदर में वो बैठ चुकी थी, मेरे मन को प्रभावित कर दिया था, अब मैं उसके मोह जाल में अब फंस चुका था। मैं गली में इधर उधर देख रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन गांव में जल्दी सब सो जाते हैं, अब तो आधी रात से ऊपर का वक्त चल रहा था, कौन जाग रहा है। मैं धीरे से अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, चाबी से ताला मेरे अब खोलता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड अब चल रहा है। लेकिन लड़की, उसको तो ठंड से कोई मतलब ही नहीं था, मुझे नहीं लग रहा था कि उसको ठंड का जरा भी असर पड़ रहा है, जैसे भगवान ने उसको अब फुर्सत से बनाया हो। अब उसका सौंदर्य भी इतना सुंदर था, चेहरा मोहरा, शरीर का बनावट भी बहुत ही खूबसूरत, जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया था। जब मेरे मन को प्रभावित किया था ना, मैं सब कुछ भूल चुका था, बस मुझे लग रहा था कि हाँ, यही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, और जब ये राजी है तो मैं क्यों भाग रहा हूँ। बार बार मेरा मन यही कर रहा था, आखिरकार इस मौका को कौन गंवाना चाहेगा। मेरे मन का अंदर जो शैतान अब जाग चुका था, अब मैं दिन दुनिया को सब कुछ भूल चुका था। हालांकि मैं ऐसा लड़का नहीं था, लेकिन उस लड़की ने मुझे अब अपनी जाल में फंसा करके अब मुझे ऐसा बना दिया था, मुझे तो यही लग रहा था। खैर, हम कमरे के अंदर में आ गए, अब मेरे पास में एक ही रजाई, दूसरा कोई साधन था नहीं, मैं अकेले। अब बगल का कमरा मेरे भाई के पास में चाबी था, वो देता नहीं था, ये कहीं मैं उसके सामान वगैरह कुछ चुरा ना लूँ, वो हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहता था। सगा भाई था, लेकिन हमारा नोक झोंक चलता रहता था, एक दूसरे पर हम कभी विश्वास नहीं करते थे। जब कमरे में अंदर आ गए ना, तब मैंने कहा कि देखिए मेरे पास में यही बिस्तर है, ये रजाई है और ये मेरा बिस्तर है, तो क्या कहती हैं। वो मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी 2 लोग के लिए काफ़ी है, हम आराम से सो जाएंगे, अब सुबह की सुबह देखा जाएगा। अब क्या था, अब रात भी स्याह रात, ठंडी रात, और ऊपर से हम सफ़र भी रात का मिल चुका था, मुझे और क्या चाहिए। आखिरकार हम अब उसी बिस्तर में आ चुके थे, रजाई ओढ़ चुके थे, लड़की के गर्म सांसें मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। एक अजीब सा अब मंजर बन चुका था, जिसकी मैंने आज तक कल्पना नहीं किया था। वो पल मैं आज तक भूलता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एहसास था, मेरा पहला अनुभव था, जो मेरे बिस्तर पर और इतनी नज़दीक कोई लड़की अब हो। मेरा ये जो अनुभव था ना, अद्भुत था। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी
और मेरे मन की तरंगे अब जाग चुकी थी। मैं तो बिल्कुल भटक गया था। जो मेरे मन के अंदर में उसने क्या बिठाया था मैं तो समझ ही नहीं पाया। आखिरकार आवेश में अब बहने लगा था। अब पूरी तरह से वो लड़की मुझे साथ दे रही थी। कब मुझे नींद आ गया मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुलती है, खड़खड़ खड़खड़ की गली में आवाज अब हो रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। एक साइकिल वाला अब ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करके जा रहा था। तब मेरी नींद खुलती है। सुबह हो चुका है। मैं तो बस मीठे सपने देख रहा था उसी लड़की के साथ में। आज जब मैं अपनी रजाई में उस लड़की को टटोलता हूं ना, तो टटोलते रह जाता हूं। लड़की तो मेरी रजाई से गायब हो चुकी है। मुझे लगा कि अरे हाँ, सुबह हो गई है। उस लड़की ने कहा था कि सुबह होते ही मैं अपने रास्ते पर चली जाऊंगी। मुझे लगा कि अब तो लड़की चली गई होगी, दरवाजा खोल करके, और उसको पता ही कहाँ जाना है। मैं बड़े आराम से कुछ देर और अब सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद उड़ चुकी थी। आखिरकार मैं उठ के बैठता हूँ, अंगड़ाई लेता हूँ। जब दरवाजा देखता हूँ ना, तो मेरे अब रूह कांप जाती है। दरवाजा तो अंदर से बंद है, सिटकनी लगी हुई है, खिड़की बंद है। तो आखिर लड़की गई तो कैसे गई? क्या हवा में उड़ के गई? सही कहूं ना कि सर्दी के टाइम में मैं पसीने से नहा गया था। मैं भूत प्रेत को नहीं मानता था, लेकिन आज जो मेरे साथ में हुआ था ना, मैं दहल चुका था। तो आखिर कौन थी वो लड़की जिसके साथ में पूरी रात बिताया? कौन हो सकती है भाई? मैं कांपने लगा था डर से। मेरे अब जो कहूं ना कि आवाज नहीं निकल पा रही थी। हालांकि सुबह हो चुकी थी। मैं जल्दी से उठता हूं, अपने कमरे में हर तरफ तलाशता हूं, लेकिन इतना बड़ा कमरा था भी नहीं कि वो लड़की कहीं छिप जाए। कोई छिपने का स्थान भी नहीं था। जो बाथरूम था वो भी बाहर था, और हमारे बिस्तर के नीचे मैं झांक के देख चुका था, खाट के नीचे देख चुका था। लड़की होती तो जरूर नजर आता। और कोई ठिकाना नहीं था। बस एक अलमारी था लकड़ी का, जो दीवार में बना हुआ था, और उसमें इतनी जगह नहीं थी कि कोई लड़की समा सके। तो अब कहाँ गई? सही कहूं ना, उसके बाद दरवाजा खोलता हूं और आवागमन अब गली में शुरू हो चुका है। गांव के लोग अपने अपने काम में जुट गए हैं। अब मेरा भाई तो अब बाहर गया हुआ था। मैं सीधा दरवाजा बंद करके और सीधा अपने घर भागता हूं, डरी हुई हालत में। मैं माँ के पास जाता हूं। माँ कहती, बेटा मिल के आ गया रिश्तेदार के पास से? मैंने कहा हाँ माँ, मैं रात को ही आ गया था। मैं डरा हुआ था। माँ अपने बच्चे को समझ जाती है। देखते ही एक नज़र में अब उसको लग चुका था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं डरा हुआ हूँ। माँ मुझे अब पूछती है कि बेटा नीरज, तेरे साथ में कुछ बात हुई है क्या? जहाँ तू गया था वहाँ कोई बात तो बिगड़ी नहीं ना? तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने कहा कि नहीं माँ, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अब फिर मैं कुछ छिपाया नहीं। मुझे माँ अब पता था कि अगर मैं छिपाता हूँ ना तो आगे चल के दुखदाई हो जाएगा। मैं भूत प्रेत पर यकीन करता नहीं था, लेकिन जो मेरे साथ में रात में हुआ था, अब मेरा मन बदल चुका था। मुझे लगा कि नहीं, वो जीती जागती लड़की तो हो नहीं सकती है। नहीं, वो लड़की कभी हो ही नहीं सकती है। लड़की के रूप में कोई मायावी शक्ति थी, कोई ऐसी शक्ति थी जिसे मैं जानता नहीं हूँ, जिसको लोग चुड़ैल बोलते हैं, कोई भूतनी कहता है, कोई पिशाचनी कहता है। शायद उनमें से कोई हो। मैं अपनी माँ को सारी बात बताता हूँ। जब मेरी बात खत्म होती है ना, माँ चिंता में डूब जाती है। किसी से कुछ कहती नहीं है। अब मुझे भी मना कर देती है कि नीरज, ये बात तो घर में किसी से मत कहना, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं ये बात को समझ रहा था, क्योंकि अभी मेरी शादी ब्याह भी नहीं हुई थी। अगर ऐसा बतंगड़ बनता तो आगे चल के दुखदाई हो सकता था, मेरा रिश्ता रुक सकता था। जैसे गांव का माहौल था, मैं भी समझता था, मेरी माँ भी समझती थी। और आखिरकार कहने लगी मेरी माँ कि एक काम कर, नहा धो ले और भोजन करके तू उसी घर में जाकर आराम कर। मैं कोई ना कोई इंतजाम करती हूँ।
मैं इंतजाम करके उसी घर में आऊँगी, बैठक में आऊँगी। तब तक तू वहाँ से अब हिलना मत। ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि तेरे साथ में रात में क्या हुआ है। आखिर माँ थी और समझाती पूरा। मैं भी अब नहा धो करके कुछ अब खाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत भोजन करके अब फिर मैं अपने बैठक में आ जाता हूँ। दरवाज़ा अंदर से बंद करके और उसी खाट पर लेट जाता हूँ जिस खाट में लड़की रात में मेरे साथ में थी। जब मैं खाट पर लेटता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि कहीं फिर वो लड़की ना आ जाए। लेकिन अब दिन का टाइम था और लोग बाग बताते थे कि भूत प्रेत दिन में एक्टिव नहीं होता है, रात में एक्टिव होता है। अब मैं अपनी चारपाई पर आराम कर रहा था। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चलता। मैं मीठे सपने में खो चुका था। मुझे लग रहा है कि बस वही रात है और उसी लड़की के साथ मैं लेटा हूं। दिन के टाइम में मुझे सब कुछ एहसास हो रहा है। अब मैं उस लड़की के साथ में हम बिस्तर हो रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और आखिरकार मैं थक जाता हूं। मैं आराम से सो जाता हूं। जैसे रात में हुआ था वैसे दिन में मेरे साथ में होता है। जब दरवाजे पर दस्तक होता है ना तब मैं उस भ्रम से उठता हूं और जल्दी से अपने आप को संभालता हूं। यारी ये क्या हुआ, फिर मेरे साथ में वो लड़की। मैं खौफ में भर जाता हूं। क्या रे अभी तो दिन है, दिन में वो लड़की मेरे पास में आ गई। जरूर ये भूतनी है, ये कहीं नहीं गई है, ये मेरे इसी कमरे में है। तभी तो मेरे बिस्तर में आ गई है। फिर दोबारा से सब कुछ वही कर रही है। दरवाजे पे बार बार दस्तक हो रहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाजा खोलूं। दिन के टाइम में ऐसा हालात था और ठंडी जो थी ना वो और बढ़ चुकी थी। दिन के टाइम में सूरज भगवान का दर्शन नहीं था, बादल घिरे हुए थे और मौसम बिगड़ा हुआ था। बर्फीली हवाएं चल रही थी और ऐसी हालात था। बार बार जब दस्तक हो रहा था दरवाजे पर तब मैं डरते डरते दरवाजे पर जाता हूँ और पूछता हूँ कि कौन है, बाहर कौन है। तब मेरी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, बेटा जल्दी से दरवाज़ा खोल, कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ ना, तू सुनता ही नहीं है। जब माँ की आवाज़ सुनता हूँ ना तब दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ ना तो एक तो माँ थी और एक को मैं पहचाना नहीं। जो पुरुष था, बुजुर्ग पुरुष, मैं उसको कभी देखा नहीं था। और वो दोनों लोग आकर के दरवाज़ा बंद कर देती हैं। माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर वो सधेड़ पुरुष से कहती है, हाँ यही मेरा बेटा है। इसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ था जो मैं आपकी बताई थी। जो करना है आप थोड़ा जल्दी कर लीजिए। ये कानों कान किसी को खबर नहीं होना चाहिए। मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। बुजुर्ग अब मेरी तरफ देख रहा था। अब मुझसे पूछ रहा था कि बेटा अब तुम बताओ तुम्हारे साथ में क्या क्या हुआ। मैं रात की बात तो बताया ही, अब मैं दिन का भी बताया कि कुछ देर पहले वो लड़की मेरे बिस्तर में थी। जब वो मेरी बात सुनता है ना तब बूढ़ा मेरी तरफ आश्चर्य से देखता है। कहता है कि इस टाइम में, दिन के टाइम में। मैंने बोला हाँ, जब आप लोग दरवाज़ा पीट रहे थे ना तब वो लड़की मेरे बिस्तर में थी। बूढ़ा मेरी बात समझ गया था, अपने काम में लग गया था। दरवाज़ा बंद था, अपनी पोटली खोल चुका था और फिर अपना क्रियाकलाप करने लगा। झाड़ फूक स्टार्ट हो चुका था। आज जब मेरे साथ में झाड़ फूक कर रहा था ना, मुझे बड़ा अजीब अजीब डरावने चीज़ मेरे कमरे के अंदर में दिखाई दे रहे थे। जैसे दरवाजे पर बहुत बड़ा इंसान खड़ा हो, लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाई दे रहा था। मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो कोई और खड़ा दिखाई दे रहा। मतलब मैं जिधर देखता हूँ कोई न कोई अब ऐसी शक्ति खड़ी हुई है जो मुझे घेरी हुई है। मैं देखता हूँ ना, झाड़ फूक के टाइम में जब मेरे साथ में झाड़ फूक हो रहा है तब मुझे ये एहसास होता है। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ जिस दरवाजे से मैं आया था, जिस दरवाजे से मेरी माँ और तांत्रिक बाबा आए थे, उसी दरवाजे पर लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। इंसान तो मैं उसको कभी बोल ही नहीं सकता हूँ, जितना लंबाई चौड़ाई थी। अब बड़ी बड़ी आंखें, डरावनी आंखें। और उसके बाद तो लाइन लगा हुआ था कमरे में, चारों तरफ, कोई खिड़की के पास, कोई अलमारी के पास, ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे ही लोग खड़े थे। अब मैं जब तांत्रिक बाबा को बताता हूँ, तांत्रिक बाबा कुछ बोलते नहीं है, बस खामोश रहने के इशारा करते हैं। मैं तो उनको देख करके बेहद डर चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अब एक लड़की है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अब ऐसे ही अब दिखाई दे रहे थे, भूत प्रेत, जो मैं कभी आज तक देखा नहीं था। तांत्रिक बाबा जोर जोर से अपने क्रियाकलाप में लगे हुए थे और ये मैं जरूर हैरान हो रहा था कि वो सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डरी हुई नहीं है। ना तांत्रिक बाबा को शायद पता है कि नहीं पता है। मैं ये सब बताना चाहता था, लेकिन तांत्रिक बाबा मुझे खामोश कर दिए कि तुम चुप रहो, शांत रहो, मुझे मेरा काम करने दो। 2 घंटा बीतने के बाद में मैं तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया था। 2 घंटा के बाद में डरते डरते जब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अब आंखें खोलो और डरने की आवश्यकता नहीं है, वाकई में मैं डरते डरते आंख खोलता हूं। मुझे लगा कि वो दरवाजे वाला बड़ा सा राक्षस जिसे दिख रहा था अभी भी वहीं खड़ा होगा, लेकिन जब आंखें खोल कर देखता हूं ना, तब मुझे नहीं दिखाई देता है। मैं पूरा कमरे का मुआयना कर लेता हूं। जो आत्माएं भूत प्रेत मुझे नजर आ रहे थे, अब सब के सब गायब हो चुके थे। तांत्रिक बाबा मेरे सर पर अभी भी हाथ रखे हुए थे और कुछ मंत्र को पढ़ रहे थे। आप फिर फुसफुसाते हुए कहने लगे, अब तुम्हारा मन कैसा लग रहा है? मैं जानता हूं तुम्हें क्या यहां दिखाई पड़ा होगा, भूत प्रेत तुम्हें नजर आए थे ना? मैंने बोला, हाँ बाबा, सबसे भयानक तो दरवाजे पर जो खड़ा था वो तो पहलवान जैसे था, पहलवान से भी लंबा चौड़ा दिख रहा था। तांत्रिक बाबा इशारे में कहने लगे, मैं जानता हूं, मुझे सब पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आज जब अब उनका मंत्र शांत हो गया, मुझे जल दिए, इस जल को पी लो, इसका टेस्ट बताओ, अब टेस्ट कैसा है? मैं बोला कि बिल्कुल जैसे पानी होता है वैसे ही है। तब कहने लगे, अब सब कुछ ठीक है। मेरी माँ को अब तांत्रिक बाबा जो पास में खड़ी थी, अब मेरे पास में बिठा देते, आप बैठिए यहाँ पर। और जब माँ बैठ जाती है, मेरी तरफ देखती है, अब उसको अब लगता है कि अब जो कुछ है मेरे साथ में अब हट चुका है। और तब तांत्रिक बाबा बताने लगते हैं कि आपके बेटे ने उस भूतनी को अपनी बाइक पर बिठा करके इस घर में लेके आए थे। उस भूतनी का कसूर नहीं है। अगर आपके बेटा मना कर देते कि नहीं, मैं बाइक पर बिठाना नहीं है, तो वो भूतनी जहां थी वहीं रह जाती। वो तो यही चाह रही थी कि कब ये लड़का बोले, अब अपने प्रेम जाल में फंसा भी लिया था। अब इसका लड़के कसूर नहीं है। अब ऐसा ही माहौल बना हुआ था, अपनी प्रेम जाल में फंसा करके इस घर तक पहुंच गई, इस घर को अपना कब्जा कर लिया था। अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ में और भी आत्माएं थी, एक से एक बढ़कर खतरनाक। और ऐसा ही आप किसी का सहारा नहीं लेती, आप मुझे नहीं बुलाती, तो हो सकता है कि 1 आध दिन के अंदर में आपके बेटे के साथ में कुछ बुरा हो जाता, आपके बेटे की आत्मा को निकाल लेती। इसका यही काम है। जितने भूत प्रेत आप देखे थे मेरे ऊपर, जैसे वो बोल रहे थे कि जो बच्चा आपने देखा था इस कमरे में, सब आप जैसे इंसान थे। ये सब उन्हीं की आत्माएं अब साथ में लेके घूमती है। जब तांत्रिक बाबा ने ऐसी बात बोली ना, तो मेरी आत्मा कांप गई थी। मैं तो भूत प्रेत को मानता नहीं था, और एक साथ में इतने सारे भूत और ऊपर से वो सुंदर लड़की जो एक आत्मा थी, अब मुझे बहला फुसला करके अपनी प्रेम जाल में फंसा करके इस घर तक पहुंच गई थी। आखिरकार तांत्रिक बाबा के इलाज से मैं पूर्ण रूप से अब सही हो चुका था, और मैंने कान पकड़ लिया कि आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, और ऐसा ही आज भी करता हूं। हाँ, जो बुजुर्ग हैं दिन के टाइम में मैं उनको जरूर अपनी बाइक पर लिफ्ट देता हूं, और रात के टाइम में अगर मुझे कहे कि ₹1,00,000 मैं दूंगा अपनी बाइक पर मुझे बिठा लो, तो नहीं बाबा, मैं ऐसी गलती कभी दोहराना नहीं चाहता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नीरज जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं ना कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।